नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम अध्ययन करेंगे लोक नीति का क्रियान्वयन अर्थात इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इससे पूर्व के वीडियो में हमने लोक नीति के निर्माण के विषय में अध्ययन किया था। लोक नीति निर्माण के पश्चात उसके क्रियान्वयन का चरण प्रारंभ होता है। पहले यह कहा जाता था कि नीति श्रेष्ठ बना ली जाए तो परिणाम भी श्रेष्ठ होंगे, लेकिन अब क्रियान्वयन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। अर्थात नीति कितनी ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, जब तक उसे हम अच्छी तरीके से लागू ना करें, सरकार उसे अच्छी तरीके से लागू ना करे, तो वह सफल नहीं कही जा सकती। इसका हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर आप एक अपने क्लास के टॉपर स्टूडेंट हैं, क्लास 9th तक आपने हमेशा टॉप किया है और क्लास 10th में भी प्रत्येक यूनिट टेस्ट में या हाफ ईयरली में आपने टॉप किया है, लेकिन वर्ष भर बहुत अच्छी तैयारी करने के बावजूद, आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होने के बावजूद, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होने के बावजूद अगर आप परीक्षा में बीमार पड़ जाएं और केवल अच्छे मार्क्स से ही पास हों, तो आपकी उस योग्यता का या जो आप अभी तक आपने रैंक पाई है उसका कोई आपकी परीक्षा पर बहुत ज़्यादा जो आपके हाई स्कूल का मार्कशीट आपके हाथ में आती है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपके हाथ में आती है, तो उसमें आपको देखने को नहीं मिलता, तो वो सब व्यर्थ है। तो उसी तरीके से हम लोक नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन का अंतर भी देख सकते हैं। सत्र के प्रारंभ में जो आपका टॉप करने का उद्देश्य था, अंतिम चरण में जाते जाते वो फेल हो गया, उस पर आप सफल नहीं हो पाए। उसी प्रकार उद्देश्य और परिणाम में भी भारी अंतर ने क्रियान्वयन को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। बहुत बार लोक नीतियाँ ऐसी रही कि बहुत अच्छी लोक नीति थी, लेकिन जैसे ही उसको वास्तविक धरातल पर क्रियान्वयन किया गया तो उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, तो अपने उद्देश्य को वह नीति प्राप्त नहीं कर पाई। तो इस प्रकार जो क्रियान्वयन है उस पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाने लगा। लोक नीति का क्रियान्वयन प्रशासन का मूल कार्य और दायित्व है, लेकिन इसमें भी सरकार के तीनों अंग और उसके साथ साथ जनता और स्वयंसेवी संस्थाएं विविध पक्ष भाग लेते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। इसका क्रियान्वयन का दायित्व भी राजनीतिक होता है। इसके लिए विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही जिम्मेदार है। विधायिका संविधान व जनता के प्रति दायित्व की पूर्ति हेतु नीति क्रियान्वयन पर नजर रखती है और वह प्रश्न पूछती है, प्रत्यक्ष जांच कर सकती है, परंतु संसदीय प्रजातंत्र में यह दायित्व कार्यपालिका पर आ जाता है या उस पर हस्तांतरित हो जाता है। मंत्री और मंत्रिपरिषद अपने लोक नीति के क्रियान्वयन के लिए विधायिका के नियंत्रण में कार्य करते हैं और उन्हें अपने अधीनस्थ प्रशासन पर नियंत्रण और निगरानी करने का अधिकार होता है। अर्थात जो मंत्रिपरिषद है या मंत्री है, जो भी विभागीय मंत्री हैं, वे अपने अधीनस्थ जो भी प्रशासनिक जो कार्मिक होंगे उनको निगरानी करने का या फिर उनको दायित्व सौंपने का ये कार्य करते हैं। वर्तमान में लोकनीति क्रियान्वयन में एक नई प्रवृत्ति आई है। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी आई है। आपने पी मोड सुना होगा, जिसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर है या गवर्नमेंट स्कूल वगैरह है जिनको प्राइवेट हाथों में देने की बात की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे आपने प्राइवेट सेक्टर देखे होंगे, निजी आपने हॉस्पिटल्स देखे होंगे, स्कूल्स देखे होंगे, जहाँ पे काम गवर्नमेंट के बजाय प्राइवेट स्तर पर बहुत अच्छा काम वहाँ पे होता है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में बहुत अच्छा काम होता है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे आज ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ाई का स्तर है या वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। इसलिए आज सरकारें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक चेतना आदि के कार्यक्रमों को एनजीओ को बड़े पैमाने पर हस्तांतरित कर रही है। इसके अलावा आपने देखा बहुत सारी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा भी भर्तियां कराई जा रही है विभिन्न विभागों में। जैसे उत्तराखंड में आप देखेंगे उपनल के द्वारा और कुछ निजी जो ठेकेदारों के माध्यम से, आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार गारंटी में बहुत सारे एम्प्लॉय भरे गए हैं। तो देखा गया है कि जो इस तरीके से जो एम्प्लॉय भरे गए हैं उनमें कार्य क्षमता जो गवर्नमेंट बिल्कुल परमानेंट है उनसे ज़्यादा पाई गई है और निजीकरण पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। नीति क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी विकेंद्रीकरण के साथ बढ़ा दी गई है। आज रोजगार गारंटी का आप उदाहरण ले लीजिए, उसके क्रियान्वयन भी पंचायतों को दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम नीति क्रियान्वयन में एक कैमरे की तरह नजर रखे हुए, क्योंकि एक हथियार की तरह आज ये नागरिक इसको प्रयोग में कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो प्रशासनिक तंत्र है या जो हमारा राजनीतिक तंत्र है वो इसको ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं अपने कार्यों को बहुत अच्छे से, अपनी नीति को बहुत अच्छे से लागू करने में लगा हुआ है।
इसके साथ हम देखते हैं लोक नीति क्रियान्वयन की सीमाएं या कुछ बाधाएं हैं जब लोक नीति का क्रियान्वयन होता है या उसको लागू किया जाता है। पहला तो है प्रशासनिक दक्षता। बहुत बार क्या होता है, जो लोक नीति क्रियान्वयन होता है उसमें बहुत जो कार्मिक होते हैं बहुत अधिक दक्ष नहीं होते, जिससे वो नीति क्रियान्वयन में समस्याएं उत्पन्न होती है। दूसरा है तकनीकी सुलभता। अब जैसे हम बहुत समय कहें कि जो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, उसके तहत हम देखते हैं कि गाँव में बहुत ज़्यादा वहाँ पे सुविधाएं नहीं है। अगर कुछ जानकारी अगर देनी है तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जहाँ पे नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क ही उपलब्ध नहीं होता है। जो भी अधिनियम हो उन पर जनता की पहुंच आसानी से नहीं होती। अगर आप सूचना का अधिकार अधिनियम को ही ले लीजिए, उसमें आप देखते हैं कि बहुत बार जो आप अपने प्रश्नों को या कोई क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिसको आप संबंधित विभाग में भेजते हैं और उसकी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कई बार आपको सूचना न देकर आपके अपने पत्रों के माध्यम से आपको केवल भ्रमित कर दिया जाता है या तुरंत उसका उत्तर नहीं दिया जाता। इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती है। वित्तीय समस्या होती हैं, कई बार बजट नहीं होता है तो जो नीतियां हैं बहुत बार बहुत अच्छे से वो संचालित नहीं हो पाती हैं जितने समय के लिए वो बनाई गई हैं। भौगोलिक सीमाएं हैं। अगर कृषि नीति की बात की जाए या औद्योगिक नीति की बात की जाए तो जितना जो कृषि विकास या औद्योगिक विकास मैदानी क्षेत्र में हो सकता है उतना पर्वतीय क्षेत्र में नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग विषमताएं भौगोलिक के आधार पर भारत में देखने को मिलती हैं। और इसके बाद है धार्मिक बाध्यताएं। अगर हम बात करें किसी भी क्षेत्र में, जैसे हमने देखा कि हिंदू महिलाओं का जो लैंगिक विभेद है उसको ख़त्म करने के लिए जो आपके मंदिर हैं वहाँ पे महिला पुजारी भी हैं हिंदू मंदिर में, लेकिन आपने कितनी ऐसी मस्जिदें देखी हैं जहाँ पे महिलाएं जा सकती हैं? शायद भी मुझे मेरी जानकारी में ऐसी कोई मस्जिद नहीं है जहाँ कोई महिला या मुस्लिम महिला, कोई और महिला नहीं बल्कि मुस्लिम महिला प्रवेश कर सकती है। लेकिन जो मंदिर हैं उनमें ये बाध्यताएं ख़त्म की गई है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो कानूनी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं धार्मिक जो आधार है उन पे कहीं ना कहीं उसके हाथ खड़े हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हो जाती हैं, या फिर हम देखें कि धार्मिक आधार पर बहुत ज़्यादा विषमताएं देखी जाती हैं, तो स्पष्ट लोक नीति का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसके साथ हम देखते हैं कि लोक नीति के प्रभाव जो कि भारतीय समाज में देखे जाते हैं या भारतीय नागरिकों पर देखे जाते हैं। समाज में परिवर्तन का कार्य नौकरशाही के द्वारा ही किया जाता है, या फिर जो भी नीतियां हैं उनको कार्यान्वित करने का कार्य नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। तो आज नौकरशाही के स्थान पर एक टर्म है, एक शब्द है जिसका विकास हुआ है, वो है विकास प्रशासन। इसको हम विकास प्रशासन के नाम देते हैं। नीति निर्माण का प्रभाव समाज के सभी वर्गों और क्षेत्र पर पड़ता है। कोई भी अगर नीति का निर्माण किया जाता है, लोक नीति का निर्माण किया जाता है तो सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों में पड़ता है। समाज का कोई भी वर्ग है, ब्राह्मण है, हिंदू, क्षत्रिय, जो भी है, सभी के लिए लगभग लगभग समान रूप से, जो हमने पहले के वीडियो में बात की थी, तो कुछ विशिष्ट होते हैं लेकिन ज़्यादातर इसका हर जो एक ही ग्रुप के जो लोग होंगे उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। और आर्थिक क्षेत्र में अगर आर्थिक क्षेत्र की नीति है, सामाजिक क्षेत्र की है, कृषि क्षेत्र की है, तो हर क्षेत्र में इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखने को मिलता है। गार्ड पीटर्स के अनुसार किसी देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं वहां की सरकार के कार्यों की सीमाएं निर्धारित करती है। नीति निर्माता उसी समाज की उपज होती है जो उसके निर्णय को प्रभावित करती है। जो भी हमारे नीति निर्माता हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे मंत्री हैं, ये सभी हमारे नीति निर्माता के रूप में कार्य करते हैं। तो उनके जो नीति का निर्माण वो करते हैं या जिस नीति के लिए वो जोर देते हैं उनके समाज का उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखें कि कोई मुस्लिम आपका सांसद है या मंत्री है, तो उन्होंने देखा है कि उनके मुस्लिम समाज में किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह की बुराई है, तो उनको दूर करने के लिए, उन परिस्थितियों को बदलने के लिए वो नीति का निर्माण करेंगे। वैसे ही जो किसी ग्रामीण परिवेश का कोई आपके मंत्री हैं, तो उन्होंने ग्रामीण परिवेश को देखा है, वहाँ की समस्याओं को देखा है या वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ उनको उन्होंने देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो नीतियों का निर्माण करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका व्यक्तिगत जो जीवन उन्होंने व्यतीत किया है उसका प्रभाव नीति निर्माण में देखने को मिलता है। इसके अलावा हम वर्तमान में देखते हैं प्रदूषण से मुक्ति हेतु पर्यावरण संरक्षण नीति अपनाई जाती है। आपने देखा होगा दिल्ली में भी ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाया गया और उससे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण प्रदूषण है उसमें बहुत ज़्यादा मुक्ति हुई है। और वर्तमान में भी आप देखेंगे कि कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन किया गया है उससे प्रदूषण में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। सामाजिक समस्याओं से संबंधित नीतियों का निर्माण होता है। जैसे भारत में जनसंख्या नियंत्रण के माध्यम से गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याओं को नियंत्रित करने की नीति भी अपनाई गई है।
ग्रामीण भारत में लोक नीतियाँ ग्रामीण समस्याओं से प्रभावित होती हैं, जैसे बजट में भारत निर्माण योजना, पूरा योजना, रोजगार गारंटी योजना आदि नीतियों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वर्तमान में भी अब स्वरोजगार की बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप पलायन ना करें, बड़े बड़े शहरों की ओर न जाएं। आप बड़े शहरों की ओर जाते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आज कोविड-19 के कारण जो उत्तराखंड से पलायन कर चुके थे जितने भी युवा, वो आज अपने गाँव की ओर वापस आ रहे हैं। तो यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो पर्यावरण है, वो बहुत दिल्ली से, मुंबई से, उससे काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए स्वरोजगार की बात आज की जा रही है। भारत की आर्थिक नीतियां स्वदेशी व विदेशी के उचित तालमेल को सुनिश्चित करने की बात की जा रही है। वर्तमान में भी स्वदेशी का अधिक उपयोग करने की बात की जा रही है, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिले। राजनीतिक नेतृत्व का प्रभाव भी नीतियों पर पड़ा है। इसके अलावा जब सरकारें अस्थिर होती तो नौकरशाही नीति निर्माता बन जाती है। अगर राजनीतिक नेतृत्व अच्छे व्यक्तित्व के हाथ में है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व भी है, तो वो भारत जो विकट परिस्थिति आज भारत में उत्पन्न हो चुकी है, उससे भी बहुत मनोबल के साथ लड़ रहा है। तो राजनीतिक नेतृत्व अच्छे हाथों में होने के कारण अच्छी नीतियों का निर्माण भी होता है। लोक नीति का मूल्यांकन, जिस प्रकार हमने देखा कि लोक नीति का निर्माण, उसका क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो चरण है वो उसका मूल्यांकन है। मूल्यांकन से तात्पर्य यह है कि लोक नीति अपने उद्देश्यों को कहाँ तक पा सकी है, जो लक्ष्य था क्या उसको उसने प्राप्त किया। मूल्यांकन का उद्देश्य लोक नीति के उद्देश्य और परिणाम के अंतर को पाटता है। इसके द्वारा कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को सजग रखना है और उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, मतलब किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी है या जो भी एजेंसीज हैं, उनको जो दायित्व सौंपा गया है, उनके मन में भी एक दबाव रहेगा कि उनका मूल्यांकन किया जाएगा बाद में, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना कार्य करने का प्रयास करेंगे। इसकी सर्वोच्च संस्था विधायिका है और जिसके सामने सरकार अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा रखती है। राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासनिक कार्यपालिका का मूल्यांकन करती है और स्वयं प्रशासन में पदानुक्रमानुसार मूल्यांकन चलता रहता है। जो आपका पद सोपान है उसके अनुसार मूल्यांकन चलता रहता है। लोक नीतियों का मूल्यांकन बाहरी एजेंसियों द्वारा भी होता है, जैसे एमपी की शिक्षा गारंटी योजना। जनता व मीडिया भी इसमें भागीदारी निभा रही है। बहुत बार आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसका वहाँ की आम जनता को कोई लाभ नहीं मिलता है। जब उन्हें मीडिया के द्वारा या किसी ऐसे माध्यम के द्वारा पता चलता है कि उनके लिए ये योजना आई है, तो वो इसके खिलाफ, अगर उनको उसका लाभ नहीं मिला है तो आवाज़ उठाते हैं और उसका लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ी मूल्यांकनकर्ता जो है वो जनता ही है। सभा के जब सभी के कार्यों का मूल्यांकन ही ले लीजिए आप ग्राम सभा में, कि जो ग्राम सभा का जो कार्य है बहुत छोटे स्तर पर ग्राम सभाएं होती है, तो उसका मूल्यांकन वहाँ की जनता आराम से कर लेती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने की जो चांसेस हैं वो फिर जो वहाँ का ग्राम प्रधान है या जो भी यहाँ पे कोई संस्थाएं अगर कार्य करें तो वहाँ पे बहुत गड़बड़ियाँ करने का माहौल कम रहता है, या वो गड़बड़ियाँ करने की बहुत कम सोच पाते हैं, क्योंकि जनता छोटे लेवल पर होती है और कम जनसंख्या होती है। लोकनीति का मूल्यांकन लोकहित में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लोकनीति का निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन का एक चक्र है और एक तरह से यह चक्र कार्य करता रहता है। इस प्रकार इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।